आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने W2 तक मान निकाल लिया था। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य है। उसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने W1 का मान ज्ञात किया था, समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य है। उसके बाद हमने क्या ज्ञात किया था? उसके बाद हमने ज्ञात किया था रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य है। समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य हम पहले व्यंजक स्थापित किए हैं, उन्हीं दोनों सूत्रों से हमने ये ज्ञात किया है। उसके बाद हमें ग्राफ पे चलेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा प्रक्रम या तीसरा चक्र। तीसरे में क्या करेंगे? सबसे पहले याद कीजिए, सिलेंडर की सुचालक दीवार को स्रोत की सुचालक दीवार के संपर्क में, उसके बाद सिलेंडर की सुचालक दीवार को कुचालक प्लेटफॉर्म पर रखा था। अब हम सिलेंडर की सुचालक दीवार को सिंक की सुचालक दीवार के साथ संपर्क में लाया जाता है। आप ये लाइन देखिए, सिलेंडर की सुचालक दीवार को सिंक की सुचालक दीवार के संपर्क में लाया जाता है, जिससे क्या होगा कि गैस है वो समतापीय रूप से संकुचन होगा गैस का, क्योंकि इसका ताप क्या है? निम्न ताप है। समतापीय रूप से इसका संकुचन इस प्रकार होगा कि गैस का ताप दाब आयतन है वो क्या हो जाएगा? T2 ताप हो जाएगा, V4 आयतन हो जाएगा, P4 इसका दाब हो जाएगा। देखिए इस चित्र को आप चित्र से देखिए, C से लेकर D तक इसकी बात कर रहे हैं। C पर ताप T2 था, ताप T2 ही रहेगा, समतापीय है। आयतन V3 है, आयतन V4 हो जाएगा, क्योंकि समतापीय संकुचन में आयतन V1 से V2 होता है, तो यहाँ पे V3 से V4 हो जाएगा। दाब हमने P3 से क्या हो गया? P4 हो जाएगा। आप याद रखें, समतापीय प्रसार हो चाहे समतापीय संकुचन हो, दोनों में ही तापमान को हमें नियत रखना है। दाब और आयतन जो है उससे एक आगे बढ़ा देना है। जैसे P1 था तो P2 हो जाएगा, P2 था तो P3 हो जाएगा, P3 था तो P4 हो जाएगा। और रुद्धोष्म प्रक्रम हो, जब संकुचन हो चाहे प्रसार हो, उस समय तीनों ही परिवर्तित होंगे। ताप को भी एक बढ़ा देना, दाब को भी एक बढ़ा देना और आयतन को भी एक बढ़ा देना। ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ बनाते हैं तो आपको कार्यप्रणाली लिखने में आसानी होगी। आप कार्यप्रणाली को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, कौन से प्रक्रम की बात कर रहे हैं? तीसरे, C से लेकर D तक किया गया कार्य होगा W3। कैसा प्रक्रम है? समतापीय है। यह सूत्र लगेगा, R गैस नियतांक, उसके बाद में T है। यहाँ पे देखिए T के स्थान पर T2 है, log बेस E। यहाँ पे हम सूत्र में V2 बटा V1 है, यानी बाद का आयतन बटा प्रारंभिक आयतन। बाद का आयतन V4 बटा प्रारंभिक आयतन है V3। समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब हम पुनः सिलेंडर की सुचालक दीवार को कुचालक प्लेटफॉर्म के संपर्क में लाएंगे, जिससे क्या होगा? अतिरिक्त ऊष्मा है वो सिंक को निष्कासित हो जाएगी, और इस प्रकार रुद्धोष्म रूप से संकुचित करेंगे कि गैस का ताप दाब आयतन है वो प्रारंभिक वाला ही प्राप्त हो जाए, यानी T1, P1 और V1 प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य अगर हम W4 से लिखें, क्या होगा? रुद्धोष्म वाला नीचे वाला सूत्र लगेगा, M के स्थान पर 1 है, R बटा गामा -1। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में T1 माइनस T2 है, पहला ताप माइनस दूसरा ताप। यहाँ पर आइए, पहला ताप माइनस दूसरा ताप करेंगे तो T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 4। और इस पूरे प्रक्रम के दौरान, पूरे चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? सभी को जोड़ देंगे, W1, W2 और W3, हमें परिणामी कार्य या दक्षता प्राप्त हो जाएगी। आइए आप अपनी कॉपी में लिखिए, पूरे प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य W बराबर, और चारों को जोड़ दीजिए और सरल करें। तब तक मैं ये ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूँ। आप लिखिए, पूरे प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य
W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 का मान रख दीजिए, W2 का मान रख दीजिए, W3 का मान रख दीजिए और W4 का मान रख दीजिए। चारों को आप जोड़ेंगे तो देखिए इन चारों में से कोई दो पद एक जैसे और विपरीत चिन्ह के हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप उनको क्या करेंगे, कैंसिल कर दीजिए और आगे बढ़िए। आइए, आपने कहाँ तक किया है मिलान क्रिया। पूरे प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W बराबर W1 का मान लिख दीजिए RT1 log बेस E V2 बटा V1 प्लस R बटा गामा -1 T1 माइनस T2 प्लस R T2 log बेस E V4 बटा V3 प्लस R बटा गामा -1 T2 माइनस T1। अब देखिए आप 2 नंबर और 4 नंबर पद को देखिए, ये 2 नंबर पद है और ये 4 नंबर पद है। अगर 4 नंबर पद में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यह पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा और वो माइनस कहाँ लग जाएगा, बाहर लग जाएगा। वो उस माइनस से ये प्लस पूरी राशि सेम हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो W का मान क्या आएगा, W बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1 प्लस RT2 log बेस E V4 बटा V3। अब देखिए B और C, A और D ये सभी प्रक्रम एक ही प्रक्रम के रुद्धोष्म बिंदु है, यानी ये चारों बिंदु है B और C और A व D एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। पूरा वक्र तो एक ही है, तो ये क्या करेंगे, ये बिंदु रुद्धोष्म वक्र की शर्तों का पालन करेंगे। रुद्धोष्म वक्र की शर्त क्या होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की एक शर्त होती है TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। आपने शायद कक्षा 11 में पढ़ा होगा। चूंकि B व C तथा बिंदु A व D एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, अतः ये रुद्धोष्म की शर्तों का रुद्धोष्म की शर्तों का पालन करेंगे। रुद्धोष्म से तात्पर्य रुद्धोष्म प्रक्रम की शर्तों का पालन करेंगे। रुद्धोष्म की शर्त क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम की एक शर्त होती है TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। देखिए ये तो मेन समीकरण लिखी है, अब इसको हम बारी बारी से अप्लाई करेंगे। B व C के लिए ये क्या हो जाएगी और A व D के लिए भी ये क्या हो जाएगी। सबसे पहले इसको हम B और C के लिए अप्लाई कर रहे हैं। B व C के लिए देखिए B बिंदु पर आइए, T के स्थान पर हम लिख देंगे T1, V के स्थान पर हम लिख देंगे V2 और घात गामा -1 बराबर। C बिंदु पर आइए, T है, T के स्थान पर आप लिख दीजिए T2, V के स्थान पर आप लिख दीजिए V3, ये गामा -1। यहाँ से देखिए
यहाँ से थोड़ा सा इस इक्वेशन को सरल करेंगे हम। अगर हम T1 बटा T2 का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास मान आएगा, आप इस इक्वेशन से T1 बटा T2 का मान निकालें, प्रयास करें। देखिए T1 बटा T2 का मान निकाले, बराबर आएगा V3 बटा V2 और घात में आ जाएगी गामा -1। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर देते हैं 6, 5 इसको दे दें। अब देखिए यह का यही B व C के लिए ज्ञात किया है, अब हम A व D के लिए ज्ञात करेंगे। आप अपनी कॉपी में चित्र को देख के लिखिए। A बिंदु पर T का मान क्या है? T1। V का मान क्या है? V1 गामा -1। D बिंदु पर देखिए T का मान क्या है? T2। V का मान क्या है? V4। ये गामा -1। यहाँ से भी हम T1 बटा T2 का मान निकाल सकते हैं, वो आएगा V4 बटा V1, ये गामा -1। देखिए 6 व 7 का LHS और LHS आपस में क्या है? बराबर है, तो RHS के बराबर क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। चूंकि समीकरण 6 व 7 के LHS समान है, अतः RHS के बराबर RHS हो जाएगा। इसका RHS क्या है? V3 बटा V2, इसकी पावर क्या है? गामा -1, और इसकी RHS क्या है? V4 बटा V1, पावर घात गामा, समान ही घात है, गामा -1 गामा -1। यहाँ से आप V4 बटा V3 का मान निकालें, V1 बटा V2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? इसको बट्टे में ले आइए, V4 बटा V3। इसको आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8 से V4 बटा V3 का मान इक्वेशन नंबर 5 में हम रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। आप क्या करें, आप इक्वेशन नंबर 8 से इक्वेशन नंबर 5 में V4 बटा V3 का मान रख दीजिए। आइए रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 8 से 5 में मान रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 8 को समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखेंगे तो हमारे पास W का मान आ जाएगा। W बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1 प्लस RT2 log बेस E V4 बटा V3 के स्थान पर V1 बटा V2 लिख दीजिए। अब देखिए ये V1 बटा V2 है, तो हम log के आगे अगर V2 बटा V1 लिखेंगे तो पहले वाला क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। W बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1 माइनस RT2 log बेस E V2 बटा V1। अब देखिए दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? R कॉमन ले सकते हैं, log बेस E
V2 बटा V1 हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास T1 माइनस T2। यहाँ तक आइए, कॉमन ले लेके बाद उसके बाद में ये किए गए कार्य का व्यंजक है, यहाँ तक करें। उसके बाद हम इस इंजन की दक्षता भी ज्ञात करेंगे। दक्षता से तात्पर्य है कि कोई भी इंजन या कोई भी मशीन अगर कार्य करे तो उसको ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि वो इंजन या मशीन 100% दक्षता दे, यानी अच्छे से अच्छा काम करे। उसके लिए हम शर्त निकालेंगे, किए गए कार्य का व्यंजक इतना ही है। अगर परीक्षा में यहाँ तक पूछा जाए कि कार्नोट चक्र द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ तक ही करना है। अगर ये पूछे कि कार्नोट चक्र की दक्षता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो हम दक्षता तक प्राप्त करेंगे। दक्षता बराबर, दक्षता का सूत्र होता है, दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षता बराबर होता है किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। यानी किया गया कार्य W है बटा अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा हम मान लेते हैं Q1। अवशोषित ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जब हम आदर्श गैस से भरे सिलेंडर को सबसे पहले स्रोत के साथ संपर्क में लाते हैं, तो वो उससे स्रोत से कितनी ऊष्मा लेता है, वो क्या है, अवशोषित ऊष्मा। वो कितनी थी, सबसे पहले वाले प्रकरण में हमने W1 का मान लिखा था, वही अवशोषित ऊष्मा है। तो ईटा बराबर W का मान क्या है, R log बेस E V2 बटा V1 T1 माइनस T2 बटा अवशोषित ऊष्मा, यानी सबसे पहले वाले प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य कितना था, R T1 log बेस E V2 बटा V1। R से R कैंसिल हो जाएगा, log V2 बटा V1 से log V2 बटा V1 कैंसिल हो जाएगा। ईटा बराबर आएगा T1 माइनस T2 बटा T1। थोड़ा सा और सरल करेंगे, T1 बटा T1 का मान 1 माइनस T2 बटा T1। ये कार्नोट चक्र की दक्षता का व्यंजक है। ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। तो T2 माइनस T2 बटा T1 का मान कम से कम हो तो एक में से कम संख्या घटेगी, एक में से कम संख्या घटेगी, तो वही इसकी दक्षता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। T2 बटा T1 का मान कम से कम कब आएगा, जब T2 का मान बहुत ही कम हो, T1 का मान बहुत ही ज़्यादा हो, T1 का मान T2 से बहुत ज़्यादा हो। उस स्थिति में इंजन कैसा होगा, अच्छा इंजन होगा और उसकी दक्षता भी ज़्यादा होगी। यहाँ तक नोट करें। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक की हेडिंग लगाइए। अगला टॉपिक है हमारा कार्नोट प्रमेय। कार्नोट नामक वैज्ञानिक ने 2 प्रमेय दी थी। हम दोनों प्रमेय का कथन लिखेंगे। कथन लिखने के बाद हम बारी बारी से दोनों प्रमेयों को सिद्ध भी करेंगे। आप हेडिंग लगाइए कार्नोट प्रमेय, उसके नीचे लिखिए प्रथम प्रमेय। कार्नोट ने 2 प्रमेय दी थी। पहली प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद पहली प्रमेय के कथन को लिखने के बाद हम पहली प्रमेय को सिद्ध करेंगे। हेडिंग लगाइए
कारणों पर में, दो पर में है, प्रथम पर में लिखिए। पहली पर में कारणों ने यह कहा कि दिए गए तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन में से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन से ज़्यादा होती है। यानी हमें दो ताप दिए गए हैं और दिए गए तापों के बीच में दो इंजन कार्यरत है। पहला इंजन है उत्क्रमणीय इंजन और दूसरा इंजन है अनुत्क्रमणीय इंजन। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता हमेशा अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से क्या होती है? ज़्यादा होगी जब तापमान हमें दिया गया हो या एक ही ताप के बीच में दोनों कार्यरत हो। कथन लिखिए, दिए गए तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों में से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। अब हम सिद्ध भी करेंगे, प्रूफ सिद्ध करना। देखिए हमारे पास दो इंजन होंगे, पहला इंजन है उत्क्रमणीय और दूसरा इंजन होगा अनुत्क्रमणीय इंजन। पहला इंजन कैसा है? उत्क्रमणीय और दूसरा है अनुत्क्रमणीय। दोनों इंजन समान तापों T1 और T2 के बीच में कार्य करते हैं और दोनों इंजन हैं उनके द्वारा समान कार्य किया जाता है। पहले इंजन का नाम हम रख लेते हैं R यानी रिवर्स, दूसरे इंजन का नाम हम रखेंगे I और हम बारी बारी से दोनों इंजनों की दक्षता ज्ञात करेंगे। देखिए माना दो इंजन R व I क्रमशः उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय इंजन है। दोनों इंजन समान तापों T1 व T2 के मध्य कार्यरत है। और दोनों इंजनों द्वारा समान कार्य किया जाता है तथा दोनों इंजनों द्वारा समान कार्य किया जाता है। समान कार्य W मान लेते हैं किया जाता है। देखिए आपको हम डायग्राम से भी समझा रहे हैं। ये देखिए उच्च ताप T1 पर स्रोत है और ये निम्न ताप पर सिंक है और ये इंजन R इनके बीच में कार्यरत है।
ये इंजन आर इसके बीच में कार्यरत है। ये स्रोत से क्या है कि Q1 ऊष्मा लेता है और थोड़ी शेष ऊष्मा को कार्य में बदल देता है और बची हुई ऊष्मा को वापिस सिंक को दे देता है। केल्विन प्लांक के कथन से ये संभव है। T1 है वो T2 से ज़्यादा है, स्रोत है वो उच्च ताप पर है। ये हमारे पास दूसरा इंजन है T1, ये दूसरा इंजन है I, और यह इंजन भी समान ताप और T1 और T2 के बीच में ही कार्यरत है। और ये कैसा है? यह इंजन है वो अनुत्क्रमणीय इंजन है। यह स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेता है और W कार्य करता है और शेष ऊष्मा को सिंक को दे देता है। सिंक को कितनी ऊष्मा देता है? मान लेते हैं Q2 डैश देता है। वो कितनी हो जाएगी? Q1 डैश माइनस W। इसमें से ये घटा देंगे, ये कितनी हो जाएगी? Q1 माइनस W। यानी सिंक को कितनी ऊष्मा देगी? स्रोत से जितनी लीगी उसमें से कितनी को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्य में और बच्ची जो सिंक को दे दी। अब हम क्या करेंगे कि आपको ये बता दें कि ये इंजन आर है वो उत्क्रमणीय इंजन है, तो ये रिवर्स बाइस में भी चल सकता है, ऊपर ऐसे अग्र दिशा में भी चल सकता है और पश्चिम दिशा में भी ये कार्य कर सकता है। पश्चिम दिशा में अगर ये कार्य करे तो ये इंजन कैसा हो जाएगा? हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं। T1, ये T2, ये इंजन R, ये पश्चिम दिशा में चल रहा है तो ये तीर का चिन्ह W कार्य हो रहा है। ये सिंक से Q2 बराबर Q1 माइनस W ऊष्मा ले रहा है और सिंक को Q1 ऊष्मा देता है। ऐसा देखिए, इस इंजन की दक्षता कितनी होगी? इंजन आर की दक्षता, इस इंजन आर की दक्षता को हम ईटा आर से लिख देते हैं। कितनी हो जाएगी? किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा यानी W बटा Q1। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इस इंजन की दक्षता कितनी है? इसको हम लिख देंगे ईटा आई। W बटा अवशोषित ऊष्मा कितनी है? Q1 डैश। दोनों की हमने लिख दी। अगर हम ये मान ले कि कार्नो प्रमेय है, इसका कथन क्या है? गलत है। हम मान ले, हम यानी इस प्रमेय को विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। यहाँ पे सिद्ध करेंगे, मैं यहाँ पे ऊपर से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। आप लिखिए, माना कार्नो प्रमेय का कथन गलत है। माना कार्नो प्रमेय का कथन क्या है? गलत है। माना कार्नो प्रमेय का कथन गलत है। अर्थात ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर है। अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से क्या है? ज़्यादा है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसमें मान रख दीजिए भाई, ये 1 नंबर और 2 नंबर से इसमें मान रखिए। ईटा आई का मान मैं रख देता हूँ W बटा Q1 डैश इज ग्रेटर देन W बटा Q1। W से W कैंसिल हो जाएगा। Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश। यहाँ तक नोट करें, यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश को मतलब क्या है? Q1 माइनस Q1 डैश है वो कैसी राशि है? धनात्मक राशि है।
इसके बाद आगे से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।